हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो है गुप्त साम्राज्य के बारे में। अभी हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग ख़त्म कर चुके हैं मौर्योत्तर काल हमारा ख़त्म हो गया, जिसमें मैन राजवंश हमने पढ़े थे। कुषाण, सातवाहन राजवंश पढ़ा था, शुंग, कर्ण भी पढ़े थे। जैसे मौर्य काल ख़त्म करता है उसके बाद आपका पुष्यमित्र शुंग आता है, फिर कर्ण आते हैं, और इसके बाद सारे वंश हम लोग पढ़ चुके हैं। उनकी सारी जानकारी जो भी आपको मैक्सिमम ज़रूरी है वो सारी जानकारी हम लोग कर चुके हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखना, जो लोग भी ये वीडियो देखते हैं कि वीडियो देखो, पीडीएफ में जो लिखा है वो तो कंटेंट मिल ही रहा है। हर एक जो भी टॉपिक होता है उसके बारे में मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी भी देता हूँ। वो जानकारी बहुत काम की होती है, तो उसको भी जब भी नोट बनाएं उसको भी नोट करते जाएं। तो चलिए गुप्त साम्राज्य शुरू करते हैं। ये बड़ा है टॉपिक ये काफ़ी बड़ा है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्लासिक काल इसको बोला जाता है। क्लासिक काल मतलब गोल्डन एरा, स्वर्ण काल बोला जाता है इसको। इसके बारे में बताऊंगा। मेंस वालों के लिए हल्की ही जानकारी दे रहा हूँ। मेंस वाले जब इसमें लिखते हैं कि किस किसने क्या बोला, तो अपने जो राइटर आए ना, पहले साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, उपनिवेशवादी। वो क्या बोलते थे, वो केवल अंग्रेजों के उसके शासन सत्ता, अपने प्राचीन काल को बहुत ही निकृष्ट मानते थे, जड़ता वाला। फिर अपने आए राष्ट्रवादी जो इतिहासकार आए, उन्होंने क्या बोला, तो राष्ट्रवादियों ने बोला कि भैया नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा सबसे गौरवशाली काल था वो हमारा प्राचीन काल था। उस प्राचीन काल में भी कौन सा, गुप्त काल। ठीक है, तो इसलिए ये काल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उन्होंने इसको बहुत ही गौरवशाली काल माना है, और सारी जो भी अपनी उपलब्धियां इसी काल से जोड़ के बताई हैं। तो हम लोग देखेंगे ऐसी क्या उपलब्धियां थी, है ना। तो गुप्त साम्राज्य, इसका टाइमिंग आपको पता है क्या है, 300 AD से 550 AD, सातवाहन काल था इसके पहले। इसके बाद स्थापना होगी आपके गुप्त साम्राज्य की। ठीक है, इसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, तो जैसे मैंने बताया कि एक विशाख दत्त हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी मुद्रा राक्षस, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थी, तो वो मौर्य साम्राज्य के बारे में थी। दूसरी बुक इन्होंने लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम, ये तुम्हारी बुक थी गुप्त साम्राज्य की जानकारी के बारे में। तो देवी चंद्रगुप्तम जो बुक है वो गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी देती। हरिसेन थे, एक कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने क्या लिखी थी, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति क्या है, एक पत्थर है, उसी पे इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद स्तंभ जिसको बोलते हैं, किले के अंदर है, उसी पे इन्होंने अपनी विजय के उल्लेख किए हैं कि उन्होंने उत्तरापथ के जो हैं 9 राज्यों को जीता, दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीता, आठविक राज्यों को जीता। तो क्या थी, क्या नीति थी, और ये लिखी गई आपकी चंपू शैली में। चंपू शैली क्या होती है, चंपू शैली, चंपू शैली होती पहले पद्य में फिर गद्य में। ठीक है, और तीसरा जो है जानकारी का स्रोत वो है फायान का यात्रा विवरण। फायान जो था यहाँ पे, सब लोग को पता है कि पहले कौन आया था यहाँ पे, फायान ही आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आएगा, डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिया जाता है। फायान आएगा, फिर बाद में हुइनसेंग आएगा हर्षवर्धन के काल में, फिर इत्सिंग आएगा आखिरी 700 ईस्वी के आसपास। तो 3 मैन चीनी यात्रियों के बारे में जानकारी मिलती है, और तीनों का नाम मैंने बता दिया। सबके बारे में थोड़ा डिटेल में विवरण जब उनका काल आएगा तब मिल जाएगा। अब आते हैं वंशावली से, शुरू करते हैं। श्रीगुप्त था पहला शासक। क्या था इसका, इसका काल था 240 से 280 AD के बीच में। संस्थापक इसको मानते हैं, राजधानी इसने बनाई थी पाटलिपुत्र, और बिहार में एक मंदिर बनवाया इसने। तो इनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे संस्थापक पूछ लिया जाएगा। अगला आ जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इसको बोला जाता है कि वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम, किसका, गुप्त काल का। इसका कार्यकाल क्या था, 319 AD, सब ईस्वी में आ गया। AD मतलब एनो डोमिनी, तो ये ईस्वी में आ गया, मतलब ईसा के जन्म के बाद की घटनाएं चल रही हैं। BC में क्या था, पहले की घटनाएं चल रही थी। तो अब गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इसको बोलते हैं। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया। तो जो बिंबिसार का था ना, बिंबिसार वाली ये नीति, ये भी वैवाहिक संबंधों से क्या कर रहा है, राज को आगे बढ़ा रहा है। आगे चल के चंद्रगुप्त द्वितीय और इस पे नीति पे आगे चलेगा। और इसकी उपाधि अधिकतर पूछ लेते हैं, इसकी उपाधि थी राजाधिराज की। ठीक है, चांदी की मुद्राओं का प्रचलन था। ये हो गया तुम्हारा जानकारी चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। अब आते हैं, इनका पुत्र था समुद्रगुप्त, बड़ा ही प्रतापी राजा था।
इसका कार्यकाल था 335 ईस्वी से लेके 380 ईस्वी तक, मतलब 45 साल तक इसने शासन किया था। इसकी उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्याघ पराक्रम बोला जाता था इसको, कविराज बोला जाता था, संगीतज्ञ बोला जाता था। ये मुद्राएं जो थी गुप्तकालीन मुद्राएं, उस पर ये वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है, ठीक है। तो गुप्तकालीन तो वहाँ से इसको संगीतज्ञ की भी उपाधि मिली हुई थी। प्रयाग प्रशस्ति जो है इसी के बारे में है, ये मैं बता चुका हूँ कि चंपू शैली में है। चंपू शैली क्या होती है वो भी बता चुका हूँ। अब आते हैं कि इसके बारे में एक जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंसेंट स्मिथ करके एक इतिहासकार थे। ये कौन से इतिहासकार थे? उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी, जो साम्राज्य को क्या करते थे? सही ठहराते थे। उन्होंने इसको क्या बोला था? इसे बोला था कि भारत का ये नेपोलियन है। जैसे नेपोलियन ने विजय प्राप्त की थी, बड़ी बड़ी विजय दूर दूर तक, वैसे इसने विजय प्राप्त की, तो भारत का नेपोलियन इसको बोला। जबकि नेपोलियन बाद में आया, ये पहले आया है, लेकिन इन्होंने क्योंकि अपना साम्राज्यवादी सोच है उस हिसाब से 1904 में इसने पुस्तक लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें इनका जिक्र किया था। अब आते हैं अगले फैक्ट पे, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रण। तो जो लोग भी पूरा वीडियो सुनते हैं उनका देखो 2 बार हो जाता है। एक बार मैं पहले बता चुका होता हूँ और जब यहाँ लिखा मिलता है तो रिवीजन भी हो जाता है। सोचो तो वो चीज़ें आपको फिर ऑलमोस्ट 50% हो गई। एक बार और रिवीजन मारोगे फिर वो भूलेंगे नहीं। इसने उत्तरापथ के 9 तथा दक्षिणापथ के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। वसुबंधु एक बौद्ध विद्वान किसी के भी दरबार में रहते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो फैक्ट आता है। तो वसुबंधु नामक बौद्ध विद्वान इसके काल में था। ये इतना समुद्रगुप्त के बारे में बहुत है और इतना इनके बारे में पूछा जाता है। अब आ जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा था गुप्त काल का, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा है। तो इसके बारे में देख लो एक एक चीज़। इसकी 2 उपाधियाँ सबको पता है, विक्रमादित्य तो सबको पता है। ये वाली उपाधि पूछ ली जाती है कि परम भागवत की भी उपाधि किसकी थी? इसकी। चंद्रगुप्त प्रथम की क्या थी उपाधि? राजाधिराज की। इसकी 2 उपाधियाँ थीं। अगला बाकाटक वंश, जो बाकटक वंश है, इनके साथ मिलकर इसने क्या किया था? शकों का उन्मूलन किया था। इसकी पुत्री थी प्रभावती, उसका विवाह भी इसने बाकटक वंश के राजा के साथ किया था। वो फिर उसी के साथ मिलकर क्या करेगा? शकों का उन्मूलन। तो एक उपाधि इसकी क्या हो जाएगी? शकारी। शकारी, शकों का अरी, अरी मतलब होता है शत्रु। अब आ जाते हैं मेहरौली। कुतुब मीनार परिसर में कोई भी गया हो अगर दिल्ली में तो उसने देखा होगा एक लौह स्तंभ बना है। लौह स्तंभ वो जब से ये, अब इसका कार्यकाल क्या था? 400 ईस्वी के आसपास, मतलब 1600 साल से, 1600 से 1800 साल से ये लौह स्तंभ ज्यों का त्यों खड़ा है। इसमें ना जंग लगी है और खुले में है एकदम। तो सोचो उस टाइम पे धातु विज्ञान की कितनी ज़्यादा विकसित कला थी लोगों के पास। तो मेहरौली में लौह स्तंभ की स्थापना की, ये आज भी दिल्ली में है कुतुब मीनार परिसर में। इसके दरबार में 9 रत्न थे। इसके दरबार में 9 रत्न थे और 9 रत्नों हेतु ये 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं। 9 रत्न, अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान। तो 9 रत्न किसके काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। अष्टदिग्गज किसके काल में हो जाएंगे आपके? ये थे आपके विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय। और अष्टप्रधान थे शिवाजी। शिवाजी के कार्यकाल में ये शासन के थे। अष्टदिग्गज क्या थे? साहित्य, कला, संगीत इनसे संबंधित थे। और 9 रत्न भी अलग अलग क्षेत्रों में संबंधित थे। आ जाते हैं कौन कौन थे अष्टदिग्गज। छपड़क था, धन्वंतरी थे, धन्वंतरी का सबने नाम सुना होगा, धन्वंतरी के आयुर्वेदाचार्य थे। कालिदास जी थे, सबने सुना है। अमर सिंह थे, ये संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े वो थे। बारहमेयर ज्योतिषाचार्य थे, इनके बारे में सबने सुना है। बररुचि थे, शंकु थे। बेताल भट्ट, बेताल भट्ट पर सीरियल भी आया था, सबने सुना होगा। तो बेताल भट्ट भी थे और घटकर पर, ये सारे लोग इन्हीं के दरबार में थे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन सब लोग ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से इनके ये जो टॉपिक है यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, गुप्त काल से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब देख लो, चीनी यात्री फायान 399 से 414 ईस्वी के दौरान यहाँ आया था। खेतान का प्रसिद्ध एक बिहार होगा, गौतमी बिहार, वहाँ जाएगा। इनके दरबार में कौन आएगा? चीनी यात्री फायान। फायान सर्वप्रथम गोमती बिहार जाता है, ये खेतान में पड़ता है। वहाँ 10,000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने, शिक्षा लेने ये वहाँ जाता है। अब फायान का विवरण।
फायान ने एक पुस्तक लिखी है, जैसे ह्वेनसांग ने लिखी है CUK की, वैसे ही इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, तो उसमें कुछ विवरण दिया है। तो उस विवरण के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है? हत्या नहीं होती थी, इन्होंने बोला। गुप्त काल में हत्या और मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। मांस मदिरा का लोग वाग सेवन नहीं करते थे। अधिकतर शासक आपको वैष्णव धर्म के मिलेंगे, और हिंदू धर्म का समझो सबसे ज़्यादा पुनरुत्थान इसी काल में होगा आपका। अब आ जाते हैं अगले शासक। अगले शासक कौन थे? कुमारगुप्त। ये इनके बारे में 2-3 फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये आपके घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं। आइए देखते हैं इनका कार्यकाल क्या था। 415 से 455 AD तक। सर्वाधिक अभिलेख इन्हीं के काल के मिले हैं। जो अब तक के अभिलेख मिले हैं, राजस्थान में एक बयाना है, बयाना से सिक्कों का ढेर मिला है, बहुत ज़्यादा, वहाँ से अभिलेख भी मिले हैं। तो वो सर्वाधिक अभिलेख किसके काल के? कुमारगुप्त। इनकी उपाधि थी महेंद्रादित्य। उपाधियाँ सबकी याद रखना। सिक्कों पर क्या करते थे? कार्तिकेय की मूर्ति रहती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? इन्होंने। आगे चल के धर्मपाल आएंगे, वो उनकी मरम्मत कराएंगे और 200 गांव दान में देंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नालंदा की स्थापना कौन कराएंगे? कुमारगुप्त। समय की माप हेतु जल घड़ी भी एक बनवाएंगे, कि जल में एक घड़ी बनवाएंगे, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, उससे समय पता चलता था कि कितना बज गया। अगले शासक के बारे में जानते हैं। अगले शासक थे स्कंदगुप्त। इनकी उपाधि क्या थी? शकरादित्य। इनकी जानकारी आपको मिलती है भीतरी स्तंभ अभिलेख से भी मिलती है और जूनागढ़ के अभिलेख से। जूनागढ़ के अभिलेख से कैसे मिलती है? तो जूनागढ़ में सबको पता है कौन सी झील थी? जूनागढ़ में झील थी जिसको मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने बनवाया था। तो इन्होंने क्या कराया था? उसका मरम्मत कराई थी। तो इसलिए इनकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। भीतरी स्तंभ अभिलेख से भी इनकी जानकारी मिलती है। हूणों के आक्रमण को इन्होंने विफल किया था। ये डायरेक्ट फैक्ट आता है कि हूणों के आक्रमण को किसने विफल किया था? तो ये कौन थे? स्कंदगुप्त। इस झील का भी जिक्र हो चुका है, सुदर्शन झील थी। पुनरुद्धार कौन कराएंगे? स्कंदगुप्त कराएंगे। और पहले निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में। और उनका कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य जो होगा वो इनका क्या होगा? इनका एक गवर्नर रहता है गुजरात का, वो उसकी सहायता से ये कराएंगे। अब गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो यहाँ पे गुप्त वंश की राजवंशावली जो है वो खत्म हो जाती है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। अब जो अगला है वो हम लोग करेंगे गुप्तकालीन सांस्कृतिक गतिविधियों पे। तो ये एक्चुअली वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे क्लास में, कि गुप्तकालीन सांस्कृतिक गतिविधियों पे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत विस्तृत होने वाली हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों पे बहुत सारा काम हुआ है गुप्त काल में। सिक्कों पे काम होगा, आपका मंदिरों पे काम होगा। एक्चुअली मंदिर निर्माण की परंपरा जो आज में चल रही है, वो शैली का विकास भी आज ही होगा। जो नागर शैली है ना, गुप्त काल में ही होगा उसका विकास। इस तरीके से हम लोग गुप्त काल की सांस्कृतिक गतिविधियों पर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।